अर्जुन चोटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बजट पेश हो रहा था, मैं माफी चाहूंगा, मैं उस दिन किसी व्यक्तिगत कारण से आ नहीं सका, लेकिन मैं जब भी मेरे को मौका मिला ऑनलाइन मैंने सुना भी, मैंने पढ़ा भी, और एक बड़ी विचित्र चीज इसमें से निकल के आई, और वो एक मुहावरे से ही मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। भी आमदनी 98 और खर्चा रुपया। इस बजट को अगर हम गौर से पढ़ें, इस बजट को हम गौर से देखें, तो इसमें जी सबसे बड़ी चीज ये सामने आती है कि हमारा जो जीएसपीडी है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो है 9%, और लगातार हमारा जो डेट है पिछले 4 साल से 13% पर एनम, यानी हर साल 13% से बढ़ता जा रहा है। आज हमारा डेट है 26.7% है लगभग, और उसके अलावा 2% और डेट है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड या जो स्टेट की जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स की जो अलग से जो डेट उठाते हैं, स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेस जो अलग से डेट उठाती है, उसकी गारंटी भी हरियाणा सरकार ही देती है, वो भी 2% है, यानी 28% से ज्यादा आज हमारा डेट है। और हमारा जो जीडीपी है वो 9% से कम है। ये गैप अध्यक्ष महोदय जीडीपी और कर्जे के बीच में 20% से ज्यादा है, और ये जो एफएसआरबी जो रिकमेंडेशन देती है, ये इससे बहुत ज्यादा है। आज हमारे पास स्पीकर महोदय, बात तो ठीक है, चलो सारे करते हैं जी, कर्जा इसका नहीं है, कर्जा लोगों पे नहीं आएगा, कर्जा किसी पे तो आएगा, चाहे वो सरकार पे आए चाहे वो लोगों पे आए, कर्जा तो देखो हमारा ही है, और इस कर्जे को कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा। और अगर हम इस कर्जे को एड्रेस नहीं करेंगे तो देखो जी, ये तो एक बबल है, गुब्बारे की तरह है, जितना गुब्बारे के अंदर हवा भरेंगे, जितना कर्जा भरते रहेंगे, एक पॉइंट है, चलो ठीक है, इतना हम सहन कर लेंगे, पर कभी ना कभी तो ये फटेगा। और इसका इससे ज्यादा दूर उदाहरण हमें देखने के लिए जरूरत नहीं है। कल पंजाब विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो रहा है, और हमें पता है पंजाब प्रदेश के क्या हालात हो चुके हैं। आज उनके पास अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। ये नुकसान होता है जब हम गौर नहीं करते कि हमारा जो खर्चा है, जब उसको हम रोकते नहीं है, या फिर अगर हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते, तो इससे जी हमारा नुकसान होता है, और थोड़ा नहीं बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर 3 प्रमाणित सेक्टरों के बारे में जिक्र किया गया। भाई बड़ी सरकार ने पीठ थपथपाई कि जी हमारा प्राइमरी सेक्टर से 18% हमने रेवेन्यू जनरेट करा, सेकेंडरी सेक्टर से हमने 29% जो रेवेन्यू है वो जनरेट करा, टेरिशरी सेक्टर से यानी सर्विस सेक्टर से हमने 53% रेवेन्यू जनरेट करा। भाई सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, भाई सर्विस सेक्टर हमारा इतना आगे चले गया, लेकिन हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी थे, हम कृषि प्रधान प्रदेश, और एकदम से हमने जंप मारी सर्विस सेक्टर पे, हमने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने का काम ही नहीं करा। और अगर हम अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं बढ़ाएंगे तो नवाचार इस प्रदेश के अंदर नहीं होगा, प्रदेश के अंदर इनोवेशन नहीं आएगी। किसी भी देश को, किसी भी इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ना होता है तो अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा जी, चीन ने अपने सर्विस सेक्टर की स्पेंडिंग घटा करके अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर स्पेंडिंग बढ़ाने का काम करा है, और उसका सीधा सीधा परिणाम है पूरी दुनिया ने चीन के ऊपर सैंक्शन लगाने का काम करा, पूरी दुनिया ने चीन को रोकने का काम करा, भाई ये चिप कहीं से ना ले ले, भाई ये ऊर्जा कहीं से ना बना ले, लेकिन उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया की 100 रोक लगाने के बाद भी उस देश की इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। ये बड़ी गंभीर चीज है सोचने वाली कि जी हमें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना चाहिए। फिर मैंने बजट में आगे पढ़ा तो कई सारी बातें सामने आई। फिर सरकार कहती है हम इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहेंगे, बड़ी अच्छी बात है जी, बढ़ाइए, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर असल में तो तभी बढ़ेगा ना जब प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा। अब सरकार ने खुद ने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट सेट करे, यानी अपने खुद के जो स्टेक्स है प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को बेचने के लिए सरकार ने टारगेट सेट करे कि भी हम कम से कम 4,000-5,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर के थ्रू प्रदेश के लिए हम जनरेट करेंगे। आपको सुन के हैरानी होगी कि हमने अपना टारगेट कितना मीट करा। पिछले 3 साल में हमने अपना टारगेट मीट करा 1.3%, 1.4%, 2.2%। सर जहां हम बात करते हैं 4-4 हजार करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने में, और हम केवल मात्र उसका 1 या 2% जनरेट कर पाए, पब्लिक सेक्टर के अंदर प्राइवेट लोग आना ही नहीं चाह रहे, तो सर इसका नुकसान सीधा सीधा इस प्रदेश का है। ये बड़ी गंभीर तरह से हमें सोचना पड़ेगा कि अभी हम किस दिशा में इस प्रदेश को आगे लेके जाना चाहते हैं। और इसका एक सीधा सीधा कोरिलेशन क्या आता है सर, कि आज हमारे देश का सबसे बड़ा धन क्या है? हमारे देश का सबसे बड़ा धन
कोई ये पैसा या कोई गोल्ड या कोई ऐसी चीजें नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा धन हमारे इस देश का युवा है। वो काबिल युवा जो निर्वाचार करता है, जो इनोवेशन करता है। लेकिन वो युवा कहां जा रहा है? वो युवा देश छोड़ करके विदेश जा रहा है, क्योंकि वहां पर उनको मौके मिलते हैं, वहां पर उनको बढ़ने के मौके मिलते हैं, पढ़ने के मौके मिलते हैं। आज हाउस के अंदर हमने सबने बड़ी खुशी मनाई कि सुनीता विलियम्स जी वापस धरती पर आ गए। पर देखने वाली बात है जी, ना तो हम उनको अंतरिक्ष में भेजने वाले थे, ना ही हम उनको लाने वाले थे। सुनीता विलियम्स जी तो इस देश की नागरिक भी नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा धन है ये, जो हमने खो दिया है, क्योंकि वो अब दूसरे देश की नागरिक बन चुके हैं। और पता नहीं कितने माननीय स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी जैसे, सुनीता विलियम्स जी जैसे, कल्पना चावला जी जैसे, और पता नहीं कितने ऐसे बड़े बड़े महान साइंटिस्ट होंगे जो इस देश को पता नहीं कितनी तरक्की की ओर लेके जा सकते हैं। लेकिन वो देश छोड़ के जा रहे हैं स्पीकर महोदय, और वो जाते रहेंगे जब तक हम उनको एक बढ़िया मौका, एक तगड़ा मौका यहां पर बस करके इनोवेशन लाने का मौका ना दें। ये बड़ी गंभीर चीज सोचने वाली है। साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर पे मैं 2 मिनट जरूर चर्चा करना चाहूंगा। कुल जो बजट था, मैं कुल बजट की बात करूंगा, कुल बजट में से 11% से ज्यादा जो पैसा खर्च किया गया था वो एजुकेशन सेक्टर में किया गया था। अब की बार कुल बजट में से 10% के आसपास एजुकेशन सेक्टर में खर्च किया जा रहा है। यानी कुल बजट में से 2000 करोड़ रुपए की एजुकेशन सेक्टर को घटौती हुई है। और अगर ये घटौती बढ़ती रहेगी, हमारी आबादी बढ़ रही है। स्पीकर सर, मैं प्लीज आप मेरे को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि विपक्ष की भी अगर कोई भूमिका निभा रहा है इस हाउस के अंदर, तो वो भी हम निभाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथियों का देखो जी, हमारे साथियों का कोई भरोसा नहीं है, ये कब उठ के वॉकआउट करके चले जाए। फिर आखिर तक जी मेरे को ही बैठना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि कोई और होता नहीं है। अगर विपक्ष की भूमिका किसी ने निभाई है तो वो इनेलो पार्टी ने असली में निभाई है। मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, देखिए बहुत देखिए जी, कम उम्र के युवा मेंबर हैं, पर बहुत जिम्मेवारी की बात कह रहे, 2 मिनट और ले। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। नहीं देखिए जी, कोई बात, देखिए जी, जब हम हाउस के अंदर आते हैं ना, इस हाउस को चलाने का सुझाव दे रहे हैं, जब हम हाउस के अंदर आते हैं, इस हाउस को चलाने का खर्चा लगता है। ठीक है, 2 मिनट और वो खर्चा जनता की जेब से निकल के आता है। इसलिए सर देखिए जी, हमारा अपना संगठन है, हमारी अपनी विचारधारा है, ना हम आपके साथ है ना हम इनके साथ है। हम वो बात रखेंगे जिसपे हम विश्वास रखते हैं, हम उससे अलग बात नहीं करेंगे। और यदि आपको इतनी विपक्ष की पड़ी थी तो आपको बैठना चाहिए था, सुनना चाहिए था, क्योंकि ये जनता का पैसा लगता है इस हाउस को चलाने के लिए, ये हमारा पैसा नहीं लग रहा। लाइटें चलेंगी, सारी सरकार रुकती है, सिक्योरिटी आती है, खाना लगता है, ये किसका पैसा लग रहा है? ये जनता का पैसा लग रहा है। और अगर हम यहाँ बैठ भी नहीं सकते तो फिर हम किसके पैसे बर्बाद करें? हम जनता के पैसे बर्बाद करें। अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ते हुए अध्यक्ष महोदय, एक बहुत और गंभीर विषय पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो है ऊर्जा। मेरे को बड़ी हैरानी हुई है बजट पढ़ के कि ऊर्जा के अंदर 23% की कटौती करी गई है। सर, ऊर्जा तो सबसे जरूरी चीज है किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी प्रदेश को, किसी भी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। आज हम अपनी ज्यादा ऊर्जा नहीं बनाते, हमें और प्रदेशों से ऊर्जा खरीदनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज है सर, केंद्रीय सरकार अलग अलग बैंकों को, अलग अलग प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इनिशिएटिव देती है कि जी आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनाइए और आपको इसके अंदर सब्सिडी, हम लोन के अंदर सब्सिडी देने का काम करेंगे। तो भाई हम ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे कि भाई हमारी सरकारी जितनी भी बिल्डिंग्स आने को बनने वाली है उनको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाए जाए। जब मैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूं तो इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई सरकार की कितनी ओपन पार्किंगें हैं, सरकार की कितने मंडियों में शेड है, गौशाला में शेड है, जगह जगह हमारे पास खुली जगह है। शेड कितने हम लगाते हैं, हर आदमी अपने हल्के में, गौशाला में कहीं ना कहीं शेड लगवाता है। उन शेडों के ऊपर हम क्यों नहीं सोलर ऊर्जा के हम सेल लगाने का काम कर रहे? आज दुनिया में 90% सोलर ऊर्जा के जो सेल हैं वो सारे के सारे चीन से आ रहे हैं। अगर हम अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम करें, हमें वो सोलर ऊर्जा के सेल अपने देश के अंदर बनाने चाहिए, वो लगाने चाहिए, ताकि हमारा जो एक बिजली के ऊपर जो एक बहुत बड़ा खर्चा जाता है दूसरे प्रदेशों पे, उसको हम घटाने का काम करें। बाकी मैं चीजें सर आपको लिख के भेजने का काम करूं टेबल पर। आपने समय दिया, बहुत बहुत